एपिसोड 51 टू 60। अध्याय 51। अध्याय 52। उसने एक धनी परिवार में शादी करने के अवसर के लिए अपने बच्चे का त्याग कर दिया। अनुवादक 54,96,90,339। अगले दिन जिया यांग्यांग हमेशा की तरह स्कूल गई। सब कुछ सामान्य लग रहा था। केवल शिया यांग्यांग को ही पता था कि गोंग जुएर ने आधे महीने की छुट्टी ली है। लगभग आधा महीना बीत गया जब उसने गोंग जुएर को दोबारा देखा। उस दिन समाचार समिति के अध्यक्ष ने एक बैठक बुलाई जिसमें समाचार समिति के सभी सदस्यों को उपस्थित होना अनिवार्य था। पहुंचने पर जिया यांग्यांग ने गोंग जुएर को देखा। गोंग जुएर बेहद खुश और जीवंत लग रही थी और समाचार जगत के अन्य सदस्यों के साथ हंसती खेलती और बातें करती नजर आ रही थी। जब शिया यांग्यांग अंदर आई तो गोंग जुएर ने उसकी ओर देखा। उसकी निगाहें स्पष्ट थी फिर भी गर्व से भरी हुई थी। शिया यांग्यांग ने एक जगह ढूंढी और आराम से बैठ गई। इसी समय सोसाइटी के अध्यक्ष जूली ने आगे बढ़कर बोलना शुरू किया। मैंने आप सभी को आज यहाँ एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा करने के लिए बुलाया है। चूंकि मेरी स्नातक की पढ़ाई पूरी होने वाली है, इसलिए मैं अब सोसाइटी के अध्यक्ष पद पर नहीं रह सकता। अपने जाने से पहले मैं अध्यक्ष पद एक योग्य और जिम्मेदार व्यक्ति को सौंपना चाहता हूँ। फिलहाल मेरे मन में दो उम्मीदवार हैं। हमारी उपाध्यक्ष गोंग जुएर ने पदभार संभालने के बाद से ही लगन और जिम्मेदारी से काम किया है। वहीं जिया यांग्यांग ने गू किचन के साथ एक विशेष साक्षात्कार करवाकर हम सभी को प्रभावित किया, जिससे हमारी न्यूज सोसाइटी को प्रसिद्धि मिली। मैंने निर्णय लिया है कि अगला अध्यक्ष इन दोनों में से ही चुना जाएगा। निष्पक्षता के लिए हम गुमनाम मतदान करवाएंगे। शिया यांग्यांग को यह उम्मीद नहीं थी कि आज की बैठक नए राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में होगी। शिया यांग्यांग को पत्रकारिता और समाचार जगत से प्यार था, लेकिन वह गोंग जुएर के साथ काम नहीं करना चाहती थी। वह उससे लड़ नहीं सकती थी, लेकिन उससे बच सकती थी। शिया यांग्यांग ने हाथ उठाकर कहा, अध्यक्ष महोदय, मैं मतदान में भाग नहीं लेती। लेकिन लगभग उसी समय गोंग जुएर के मुख से भी वही शब्द निकले। सभी ने उन्हें आश्चर्य से देखा। जिया यांग्यांग और गोंग जुएर ने एक दूसरे पर नजर डाली। जूली ने भौहें चढ़ाकर पूछा, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? समाचार समिति ए विश्वविद्यालय के 4 प्रमुख संगठनों में से एक है। भविष्य में जब तुम समाज में प्रवेश करोगे तब भी इसमें पद धारण करना एक मूल्यवान संपत्ति होगी। उपाध्यक्ष महोदय, क्या आप बता सकते हैं कि आप मतदान से क्यों दूर रहना चाहते हैं? गोंग जुएर ने कहा, मुझे बहुत खेद है, लेकिन मैं जल्द ही अपने मंगेतर के साथ विदेश में पढ़ाई करने जा रही हूँ। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं अब इस पद को संभालने में सक्षम हूँ। गोंग जुएर के शब्दों के साथ ही समाचार जगत में अफरा तफरी मच गई। जुएर, क्या तुम्हारा मंगेतर संयोगवश यंग मास्टर लू है, जिसने तुम्हें पिछली बार पिकअप किया था? जुएर, तुम सचमुच एक प्रतिष्ठित परिवार की बेटी होने के नाते अपनी गरिमा को सार्थक करती हो। धन के साथ स्वतंत्रता भी आती है। जिस तरह से तुमने विदेश में पढ़ाई करने का फैसला किया वह वाकई सराहनीय है। जुएर, बधाई हो। तुम्हारी सगाई कब होगी? गोंग जुएर ने धीरे से हंसते हुए अपने बैग से कई खूबसूरत निमंत्रण पत्र निकाले। उन्होंने एक एक करके समाचार समाज के अन्य सदस्यों को वे पत्र सौंपे और मुस्कुराते हुए कहा, 3 दिन बाद सीजर इंटरनेशनल होटल में मैं सगाई का भोज आयोजित करूंगा। आप सभी को अवश्य आना चाहिए। सभी लोग निमंत्रण पत्र को उत्साह से थामे हुए थे। क्या सीजर होटल केवल विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के लिए ही आरक्षित नहीं है? हे भगवान, जुएर, क्या आप सचमुच वहां अपनी सगाई कर सकती हैं? हमारी जुएर सचमुच एक राजकुमारी है। लू परिवार फैंग शहर के सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में से एक है। सगाई समारोह निश्चित रूप से भव्य होगा। लेकिन जिया यांग्यांग वहीं खड़ी रही जब तक कि गोंग जुएर उसके पास नहीं आ गई। गोंग जुएर ने उसे आखिरी निमंत्रण दिया, यांग्यांग, तुम्हें भी आना होगा। आखिरकार लू हाउटियन के साथ मेरी सगाई तुम्हारी वजह से ही हुई है। बगल से किसी ने टिप्पणी की, यांग्यांग, तो तुम ही थे जिसने जुएर और यंग मास्टर लू के बीच संबंध स्थापित किए। जैसे ही शिया यांग्यांग ने अपने सामने खड़े व्यक्ति को देखा, उसकी रीढ़ की हड्डी अकड़ गई और उसके दिल में सिहरन दौड़ गई। वह उसके सामने इतनी बेपरवाही से कैसे खड़ी हो सकती है? एक खूंखार बाघ भी अपने बच्चे को नहीं खाता। फिर भी गोंग जुएर ने एक धनी परिवार में अपनी शादी पक्की करने के लिए अपने ही बच्चे का इस्तेमाल किया। शिया यांग्यांग बेहद भयभीत हो गई। अध्याय 52। अध्याय 53। जिया यांग्यांग, क्या तुम थोड़ी महत्वाकांक्षा दिखा सकते हो? अनुवादक 54,96,90,339। शिया यांग्यांग स्थिर खड़ी थी। उसकी निगाहें गोंग जुएर के हाथ में मौजूद निमंत्रण पत्र पर टिकी हुई थीं।
निमंत्रण पत्र को बेहद रोमांटिक और नाजुक ढंग से डिजाइन किया गया था। गोंग जुएर हंसते हुए बोली, यांग यांग, तुम छोटी छोटी बातों पर तो ध्यान नहीं दे रही हो। क्या तुम्हें अभी भी हाओटियन के साथ अपने अतीत की परवाह है? मैं जाऊंगा, जिया यांगयांग ने गोंग जुएर को टोकते हुए कहा। इसके बाद उसने गोंग जुएर के हाथ से निमंत्रण पत्र ले लिया। उनके आसपास मौजूद लोग शिया यांगयांग और गोंग जुएर को हैरानी से देखते रह गए। अतीत, इसका क्या मतलब था? क्या जिया यांगयांग और यंग मास्टर लू का कोई अतीत था? शिया यांगयांग जानती थी कि गोंग जुएर ने ये जानबूझकर किया था, लेकिन उसने ऐसा क्यों कहा था? जब गोंग जुएर की लू हाओटियन से सगाई हो चुकी थी, तो उसने दोबारा अपने और लू हाओटियन के बारे में बात क्यों की? जूली पोडियम पर खड़ी थी और उन्होंने मेज पर दस्तक दी। जुएर की सगाई हो रही है। हमें सबसे पहले उन्हें बधाई देनी चाहिए। लेकिन चूंकि जुएर ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया है, यांग, अब आप पद नहीं छोड़ सकते। आप 3 साल से हमारे न्यूज़ क्लब में हैं, और आप सबसे अनुभवी और उत्कृष्ट सदस्य हैं। आप इस पद के लिए सबसे उपयुक्त हैं। शिया यांगयांग थोड़ी विचलित थी, लेकिन अंत में उसने इनकार नहीं किया और जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। इन दिनों विश्वविद्यालय का पत्रकारिता विभाग काफी चहल पहल से भरा हुआ था। असल में सभी को पता था कि गोंग जुएर की सगाई लू हाओटियन से होने वाली है। फैंग शहर के सभी राजनेताओं और मशहूर हस्तियों को आमंत्रित किया गया था, जिससे एक भव्य आयोजन का निर्माण हुआ। इसी बीच कैंपस में यह अफवाह फैल रही थी कि जिया यांगयांग ने गोंग जुएर और लू हाओटियन के रिश्ते में दखल दिया था। समस्या की जड़ वह तस्वीर थी जिसे कैंपस नेटवर्क पर गुमनाम रूप से पोस्ट किया गया था। ये शिया यांगयांग और लू हाओटियन की एक ग्रुप फोटो थी। वह तस्वीर वही थी जो गोंग जुएर के हाथ में थी। बिना सोचे समझे ये तस्वीर गोंग जुएर ने ही पोस्ट की होगी। नीचे अनगिनत टिप्पणियां थीं, लेकिन उन सभी का मानना था कि जिया यांगयांग, गोंग जुएर और यंग मास्टर लू की सगाई से ईर्ष्या करता था और जानबूझकर परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहा था। पोस्ट देखने के बाद जिया यांगयांग ने सीधे गोंग जुएर को फोन किया और पूछा, अब तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? फोन के दूसरी तरफ से गोंग जुएर की हंसमुख आवाज आए, मुझे तो ये दिलचस्प लग रहा है। जिया यांगयांग, इतने सालों तक रियायतें देने का यही मेरा मुआवजा है। मैं तुम्हें बर्बाद करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सबको पता चले कि तुम ही वह तीसरे पक्ष हो जिसने हाओटियन और मेरे बीच दखल दिया। शिया यांगयांग ने तुरंत फोन काट दिया। वह अब गोंग जुएर से बात नहीं करना चाहती थी। जब शिया यांगयांग कैंपस में निकली तो कई लोग उन्हें अजीब निगाहों से देख रहे थे। शिया यांगयांग सचमुच टूट जाने की कगार पर थी। वह रजिस्ट्रार कार्यालय गई और अपनी शारीरिक स्थिति के कारण 3 दिन की छुट्टी ले ली। फिर जिया यांगयांग मेपल विला गई और पूरे दिन सोती रही। गु किचेन एक बार फिर व्यापारिक यात्रा पर गए थे। शिया यांगयांग 2 दिनों तक घर में ही रही। उसने नामात्र का ही भोजन किया और दिन रात सोती रही। जब तक गु किचेन अपनी यात्रा से वापस नहीं आया, तब तक ऐसा नहीं हुआ। उसने उसका कंबल उठाया और उसे बिस्तर से बाहर खींच लिया। गु किचेन काफी गुस्से में लग रही थी। क्या एक चंचल पुरुष और एक धूर्त स्त्री तुम्हें इस हद तक परेशान करते हैं? शिया यांगयांग, क्या तुम और अधिक महत्वाकांक्षी हो सकती हो? शिया यांगयांग को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह कमजोर थी। गु किचेन ने जिस चंचल पुरुष और षड्यंत्रकारी महिला का जिक्र किया था, वे उसके पूर्व प्रेमी और सबसे अच्छे दोस्त थे। गु किचेन ने शिया यांगयांग को बाथरूम में धकेलते हुए कहा, नहा लो, मैं तुम्हें बाद में खाना खिलाने बाहर ले जाऊंगा। शिया यांगयांग गु किचेन के पीछे पीछे दरवाजे से बाहर चली गई और पूरे रास्ते चुप रही। लेकिन अंततः गु किचेन की काली बेंटली कार सीजर होटल के प्रवेश द्वार पर रुक गई। महल जैसे दिखने वाले होटल को देखकर शिया यांगयांग अनियंत्रित रूप से कांपने लगी। होटल के प्रवेश द्वार पर 2 बड़े इलेक्ट्रॉनिक पोस्टर लगे थे, जिन पर गोंग जुएर और लू हाओटियन की शादी की तस्वीरें थीं। शिया यांगयांग को अचानक याद आया, आज रात गोंग जुएर और लू हाओटियन की सगाई की दावत है। अध्याय 53, अध्याय 54, यांगयांग एक ऐसी महिला है जिसे पानी से प्यार है। अनुवादक 54,96,90,339। शिया यांगयांग खुद को रोक नहीं पाए और गु किचेन पर चिल्ला पड़ी, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? शिया यांगयांग जाने के लिए मुड़ी। वह यहाँ 1 मिनट भी और नहीं रुकना चाहती थी, लेकिन गु किचेन ने उसे बांह से पकड़ लिया। गु किचेन ने शांत और संयमित स्वर में कहा, अगर तुम अभी चले जाओगे तो एक अच्छा शो देखने से चूक जाओगे। शिया यांगयांग को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि गु किचेन क्या योजना बना रहा है, लेकिन उसे लगा कि वह शुरू से ही तैयार था। गु किचेन ने आगे कहा, शिया यांगयांग, चूंकि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है,
इसलिए डरपोक मत बनो, दूसरों को ये सोचने मत दो कि तुम आसानी से धमकाए जाने वाले व्यक्ति हो। अंत में जिया यांगयांग ने गू किचेन का अनुसरण किया। उसने ऐसा करने पर खुद को पागल भी समझा। भोज अभी शुरू ही हुआ था। लू हाउटिन और गोंग जुएर दरवाजे पर खड़े होकर मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। गोंग जुएर ने डिजाइनर सफेद फिशटेल गाउन पहन रखा था, जिससे उनका पतला और लंबा कद और भी आकर्षक लग रहा था। उनके बाल सिर पर ऊंचे बंधे हुए थे, जिससे वह किसी परी कथा की बर्फीली रानी जैसी दिख रही थी। आज उसकी मुस्कान बेहद खूबसूरत थी, जबकि उसके बगल में बैठे लू हाउटिन के चेहरे पर एक ठंडा और गंभीर भाव था। जब गोंग जुएर ने जिया यांगयांग को गू किचेन के साथ आते देखा तो वह थोड़ी हैरान रह गई। हालांकि गू किचेन ने शिया यांगयांग का हाथ पकड़ा, उसे अपनी बांह से लपेटा और उनकी ओर चल पड़ा। गोंग जुएर ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए लू हाउटिन का हाथ पकड़ लिया जब जिया यांगयांग उसके सामने खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए कहा, यांगयांग, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम सच में आओगे। हाउटिन, और मुझे चिंता थी कि तुम नहीं आओगे। हालांकि लू हाउटिन की निगाहें जिया यांगयांग के चेहरे पर टिकी हुई थीं। उनकी पहले की उदास और भावहीन आंखों में आखिरकार कुछ भावनाएं दिखाई देने लगीं। अंत में उसकी निगाहें जिया यांगयांग की बांह पर पड़ी जो गू किचेन की बांह से लिपटी हुई थी। उसके होठों के कोने पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। तो तुम सचमुच मिस्टर गू को डेट कर रही हो? गोंग जुएर ने चहकते हुए कहा। हाउटिन, तुम क्या कह रहे हो? यांगयांग तो अपनी मर्जी से किसी को भी उठा सकती है और छोड़ सकती है। सिर्फ मिस्टर गू ही नहीं, स्कूल में भी उसके आसपास हमेशा लड़के रहते थे। गोंग जुएर को अचानक कुछ एहसास हुआ और उसने गू किचेन से कहा, माफ कीजिए, मेरा मतलब यह नहीं था कि यांगयांग लड़कों के साथ मौज मस्ती करती है। बस इतना था कि वह लड़कों के बीच काफी लोकप्रिय है और कभी कभी उन्हें मना नहीं कर पाती। वह उस तरह की लड़की नहीं है। अध्यक्ष गू, कृपया गलत न समझें। शिया यांगयांग को यह उम्मीद नहीं थी कि गोंग जुएर इतनी दुर्भावनापूर्ण होगी कि वह गू किचेन के सामने ही झगड़ा खड़ा करना शुरू कर देगी। लेकिन गू किचेन का चेहरा शांत था, यहाँ तक कि उदार भी। जैसे ही उसने अपने बगल में बैठे व्यक्ति के बालों को सहलाया, बेशक मैं जानता हूं कि यांगयांग किस तरह की इंसान है, वैसे भी वह मिस गोंग के बराबर तो बिल्कुल नहीं है। गोंग जुएर का चेहरा पल भर में बदल गया, उसकी मुस्कान जम सी गई। लू हाउटिन बेहद निराश दिख रहा था और उसने धीमी आवाज में कहा, कृपया अंदर आइए। शिया यांगयांग गू किचेन के साथ अंदर दाखिल हुई और उनके प्रवेश करते ही कई निगाहें उन पर टिक गईं। आखिरकार गू किचेन की प्रतिष्ठा सभी के लिए स्पष्ट थी और वह फैंग शहर में कई महिलाओं के स्नेह का पात्र था। कार्यक्रम स्थल को भव्य ढंग से सजाया गया था, झूमर से लटकते क्रिस्टल झरनों की तरह लग रहे थे। शिया यांगयांग को सबका ध्यान अपनी ओर खींचना अच्छा नहीं लगता था। उसे ऐसा लगता था जैसे पीठ में सुई चुभ रही हो। इसलिए उसने स्वेच्छा से गू किचेन की बाह से अपना हाथ छुड़ा लिया। शिया यांगयांग ने गू किचेन से कहा, मैं अपने सहपाठियों को वहां देख रही हूं, मैं भी उनके साथ उनकी मेज पर बैठ जाऊंगी। गू किचेन ने अपनी भौहें उठाई, कुछ नहीं कहा, मौन रूप से उसके फैसले से सहमत हो गया। दरअसल शिया यांगयांग और गू किचेन दोनों को निमंत्रण प्राप्त थे और उनके बैठने की व्यवस्था पहले से ही की गई थी। शिया यांगयांग अपने पत्रकारिता स्कूल के सहपाठियों के साथ भोज कक्ष में बने मंच के पास बैठी थी। गू किचेन की सीट वीआईपी टेबल पर थी, जो मुख्य टेबल के ठीक बगल में थी। इसके विपरीत जिया यांगयांग और गू किचेन के बीच केवल एक मेज की दूरी थी। जैसे ही शिया यांगयांग बैठी, पत्रकारिता समिति की शिन्नी उनके पास आई और पूछा, यांगयांग, क्या तुम अभी अभी गू किचेन के साथ आए हो? शिया यांगयांग ने जवाब दिया, यह महज एक संयोग था। शिन्नी असमंजस में दिख रही थी। सभी लोग अपने फोन से खेलने, तस्वीरें लेने और अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करने में व्यस्त थे। किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन उसे यकीन था कि उसने जिया यांगयांग को गू किचेन का हाथ थामे हुए अंदर आते देखा था। क्या उसे भ्रम हो रहा था? अध्याय 54, अध्याय 55। जिया यांगयांग ईर्ष्यालु है और मेरे लिए जाल बिछाती है। अनुवादक 54,96,90,339। शिया यांगयांग बैठने के बाद चुप रही। भोज का शुभारंभ शीघ्र ही हो गया। भोज के मेजबान प्रसिद्ध वैरायटी शो होस्ट वांग ले थे। संगीत की धुन गूंज उठी और भोजघर की बत्तियां अचानक मंद पड़ गईं। गोंग जुएर लू हाउटिन का हाथ थामे धीरे धीरे फर्श पर बिछे गुलाबी लाल कालीन पर मंच की ओर बढ़ी। गोंग जुएर ने अपना पहनावा बदल लिया था, जो एक बेहद भव्य और लंबी शादी की पोशाक थी। दोनों ही व्यक्ति बेहद आकर्षक थे और देखने में एक दूसरे के लिए बिल्कुल उपयुक्त लग रहे थे। शिया यांगयांग ने पास की मेज पर दबी आवाज में हो रही बातचीत सुनी,
किसने सोचा होगा कि युवा स्वामी लू की इतनी कम उम्र में सगाई हो जाएगी। मुझे आश्चर्य है कि श्रीमती गोंद किस प्रतिष्ठित परिवार से आती हैं। ऐसा लगता है कि उनका परिवार आज यहाँ नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह जल्दबाजी में की गई शादी हो सकती है, वरना स्नातक होने से पहले सगाई करने की इतनी जल्दी क्यों? क्या मैंने नहीं सुना था कि यंग मास्टर लू का शिया परिवार की सबसे बड़ी बेटी से शादी का समझौता हुआ था? लू और शिया परिवार हमेशा से अच्छे संबंध रखते आए हैं, लेकिन आज लू के बेटे की सगाई पार्टी में शिया परिवार का कोई भी सदस्य नहीं आया है। इसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर होगा। अब गोंद जुएर और लू हाउटियन मंच पर खड़े थे। मेजबान ने विनोदी अंदाज में उनकी प्रेम कहानी के बारे में पूछा। हालांकि ज्यादातर गोंद जुएर ने ही मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लू हाउटियन पूरे समय शांत रहा, उसने एक शब्द भी नहीं बोला। शिया यांग्यांग को ऐसा महसूस हुआ, चाहे ये भ्रम हो या नहीं, कि लू हाउटियन की निगाहें लगातार उस पर टिकी हुई थीं। मेजबान ने भोज के प्रारंभ की घोषणा की। मंच के पीछे एक बड़ी स्क्रीन पर गोंद जुएर और लू हाउटियन की शादी की तस्वीरें चल रही थीं। जैसे ही लू हाउटियन और गोंद जुएर मंच से उतरने वाले थे, बड़ी स्क्रीन पर एक स्पष्ट रिकॉर्डिंग चली। निर्देशक झोंग, मैं चाहती हूं कि आप 6 सप्ताह की गर्भावस्था परीक्षण रिपोर्ट बनाने में मेरी मदद करें। मैं आपको बाद में 500,000 दूंगी, लेकिन आपको इसे पूरी तरह से गुप्त रखना होगा। मिस गोंद, हम डॉक्टर होने के नाते इस तरह की धोखाधड़ी वाली गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकते। मैं आपको ये बता दूं, एक बार मेरी गर्भावस्था की रिपोर्ट आ जाए तो मैं शहर के दक्षिणी जिले में लू परिवार में शादी कर सकती हूं। लू परिवार की मुखिया बनते ही मैं आपको लू ग्रुप के 5% शेयर उपहार में दूंगी। सोचिए जरा, यह इतनी दौलत है जो आप कई जन्मों में भी नहीं कमा पाएंगी। गर्भावस्था परीक्षण तो आखिरकार नकली ही निकला। मिस गोंद एक नकली गर्भावस्था परीक्षण के आधार पर एक धनी परिवार में कैसे प्रवेश कर सकती हैं? अगर इसका खुलासा हुआ तो क्या इससे मैं और रुयान अस्पताल दोनों फंस नहीं जाएंगे? आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब समय आएगा तो मुझे नकली गर्भपात का नाटक करने के लिए आपके सहयोग की आवश्यकता होगी। अगर मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं होता तो मैं डायरेक्टर झोंग के पास नहीं आती। लू परिवार की करोड़ों की संपत्ति, क्या उस पर जुआ खेलना जायज नहीं है? रिकॉर्डिंग की आवाज सुनते ही पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। मेजबान भी वहां अवाक खड़ा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। गोंद जुएर के चेहरे का भाव एकदम बदल गया और वह जम सी गई, क्योंकि स्क्रीन से आने वाली आवाज उन्हीं की थी। वह अभी अभी मेजबान के साथ बातचीत कर रही थी और रिकॉर्ड की गई बातचीत की सामग्री स्पष्ट रूप से आपत्तिजनक थी। पल भर में ही सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। भोजगृह धीरे धीरे फुसफुसाहटों से गूंजने लगा। इस रिकॉर्डिंग में क्या गड़बड़ है? यंग मास्टर लू की दुल्हन का उपनाम गोंद है ना? इस रिकॉर्डिंग में सुनाई देने वाली आवाज बिल्कुल वैसी ही है जैसी अभी अभी दुल्हन की आवाज थी। हे भगवान, इस महिला ने यंग मास्टर लू से शादी करने के लिए इस तरह का तरीका अपनाया। ये कितनी धूर्त है। ये दुल्हन वाकई बहुत साहसी है। खुलेआम लू परिवार के खिलाफ साजिश रच रही है और परिवार में शादी किए बिना ही लू ग्रुप के शेयरों पर लालच जता रही है। कितनी महत्वाकांक्षी है, पूरी साजिश रच रही है। लेकिन दुल्हन ने किसे नाराज किया? ये रिकॉर्डिंग इसी समय क्यों सामने आई जिससे उसकी पूरी योजना बर्बाद हो गई? लू हाउटियन की निगाहें भी गोंद जुएर के चेहरे पर टिक गईं। गोंद जुएर पूरी तरह से घबरा गई और जल्दी से बोली, हाउटियन, ये सच नहीं है। कोई मुझे फंसा रहा है, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही गोंद जुएर ने अपना सिर घुमाया, उसने जिया यांग्यांग को देखा। वह गुस्से से गुर्राई, ये शिया यांग्यांग है, वही मुझे फंसा रही होगी। रिकॉर्डिंग फर्जी है। हमारा एक बच्चा था, लेकिन यांग्यांग द्वारा मुझे सीढ़ियों से धक्का देने के बाद बच्चा खो गया। तुम ही मुझे अस्पताल ले गए थे, तुम्हें पता होना चाहिए। शिया यांग्यांग ही ईर्ष्या के कारण जाल बिछा रही होगी। अध्याय 56, अध्याय 57:1। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। अनुवादक 54,96,339। झोंग जियानिक्सन ने कहा, मेरे पास मिस गोंद की फाइलों का रिकॉर्ड है और मैंने सभी जाली दस्तावेजों का बैकअप ले लिया है। मेरे खाते में सुरक्षित पड़े 5 लाख रुपये ही सबसे बड़ा सबूत है। आपको बस भुगतान के स्रोत की जांच करनी है, इससे आपको पता चल जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। गोंद जुएर के चेहरे के भाव धीरे धीरे बिगड़ने लगे। झोंग जियानिक्सन ने आगे कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मिस गोंद गर्भवती हैं या उन्होंने गर्भपात कराया है, इसकी पुष्टि अस्पताल में उनके गर्भाशय की जांच से की जा सकती है।
यह ऐसी बात है जिसे झूठ या बनावटी तरीके से पेश नहीं किया जा सकता। और खड़े रहने में असमर्थ गोंद जुएर कुछ कदम पीछे लड़खड़ा गई और अपने बगल वाली कुर्सी पर गिर पड़ी। लेकिन जैसे ही उसे कुछ याद आया, वह आगे बढ़ी और लू हाओटियन का हाथ पकड़ लिया। हाओटियन, कोई भी मुझ पर आरोप लगा सकता है, लेकिन तुम नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, सचमुच तुमसे प्यार करती हूँ। इस बिंदु पर सच्चाई लगभग पूरी तरह से सामने आ चुकी थी। सभी लोग कानाफूसी करने लगे, ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि इतनी कम उम्र की लड़की में इतनी धूर्त योजनाएं और चालें हैं। लियू शिनरू आगे बढ़ी और बोली, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी दुष्ट हो, यहाँ तक कि हमारे लू परिवार को भी छल करने की हिम्मत की, यांग्यान को फंसाने की लगभग कोशिश की। अच्छा हुआ कि अब हमें तुम्हारा असली रंग दिख गया। अगर हम तुम्हें अपने परिवार में शादी करने देते तो यह अपने घर में भेड़िए को बुलाने जैसा होता। बाकी सबने सहमति में आह भरी, लेकिन गोंद जुएर ने सब कुछ अनदेखा करते हुए लू हाओटियन का हाथ थाम लिया और बोली, हाओटियन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम ये जानते हो। मुझे छोड़कर मत जाना प्लीज। लू हाओटियन ने उसे ठंडे लहजे में देखते हुए कहा, गोंद जुएर, क्या गर्भपात का नाटक तुमने यांग्यान को फंसाने के लिए रचा था? झूठ बोलना बंद करो, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। रोते हुए गोंद जुएर ने जवाब दिया, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, मुझे तुम्हें यांग्यान छोड़ने के लिए मजबूर करना पड़ा। हाओटियन, हमारे बच्चे होंगे, जल्द ही होंगे, मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। लू हाओटियन अंततः क्रोधित हो गया और उसने जबरदस्ती अपना हाथ गोंद जुएर के हाथ से छुड़ा लिया। वह क्रोध से दहाड़ा, गोंद जुएर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? हे नागिन, मैं लू हाओटियन अब आधिकारिक तौर पर हमारी सगाई तोड़ रहा हूं। अब से गोंद जुएर और मेरे बीच कोई संबंध नहीं रहेगा। गोंद जुएर लगभग जमीन पर गिर पड़ी। उसने बेबस होकर लू हाओटियन के कपड़े कसकर पकड़ लिए और सबकी निगाहों को नजरअंदाज करते हुए बड़ी दयनीय आवाज में कहा, हाओटियन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हमारी सगाई बस होने ही वाली है और हमें साथ में विदेश में पढ़ाई करनी है। तुमने वादा किया था, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन लू हाओटियन ने घृणा और क्रोध से भरी आंखों से गोंद जुएर को बेरहमी से धक्का देकर दूर कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे पहली बार गोंद जुएर उसके सामने खड़ी हुई थी। वह एक धनी उत्तराधिकारी था और उसकी नजरों में वह एक भिखारी मात्र थी। आज का दिन उसके जीवन का सबसे उज्जवल और चरम क्षण होना चाहिए था, लेकिन गु किचेन और शिया यांग्यांग ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अचानक गोंद जुएर मुड़ी और एक पागल औरत की तरह जिया यांग्यांग पर झपटी। जिया यांग्यांग, मैं तुम्हें मार डालना चाहती हूँ। लेकिन वह गु किचेन और लू हाओटियन दोनों के हाथों पकड़ी गई। गोंद जुएर जमीन पर गिर पड़ी, जबकि दोनों पुरुष जिया यांग्यांग के सामने संरक्षक देवदूतों की तरह खड़े थे। क्रोधित होकर गोंद जुएर ने अपनी शादी की पोशाक फाड़ दी और बोली, शिया यांग्यांग, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुमने आज मुझे बर्बाद कर दिया और मैं तुम्हें इसका 1000 गुना, लाखों गुना बदला चुकाऊंगी। देखते रहो, मैं तुम्हें नरक में घसीट कर ले जाऊंगी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। गोंद जुएर बुरी तरह कांप रही थी और जिया यांग्यांग घटनाओं के अचानक मोड़ से इतना स्तब्ध था कि वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। गु युएचेन की आवाज धीमी और कठोर थी, अब भी तुम पश्चाताप करने से इनकार करती हो। तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से स्नातक हो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो सकता था, लेकिन मिस गोंद, तुमने ईर्ष्या को अपने ऊपर हावी होने दिया और अपनी अच्छी दोस्त को फंसा दिया। तुमने धीरे धीरे खुद को बर्बाद कर लिया है और इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। अध्याय 55, अध्याय 56:1। गु किचेन, कभी भी अच्छे व्यक्ति के साथ गलत मत करो, लेकिन मैं बुरे व्यक्ति को भी नहीं छोड़ूंगा। अनुवादक 54,96,90,339। पल भर में जिया यांग्यांग भी पूरे हॉल का केंद्र बन गई। जिया यांग्यांग भी अवाक रह गई। उसके आसपास समाचार एजेंसी के उसके सहकर्मी मौजूद थे, जिनकी अजीब निगाहें गोंद जुएर और जिया यांग्यांग के बीच घूम रही थीं। आखिर चल क्या रहा था? गोंद जुएर गुस्से में जिया यांग्यांग की ओर बढ़ रही थी और अपना संयम बनाए रखने में असमर्थ थी। उसने जिया यांग्यांग के चेहरे की ओर इशारा करते हुए कहा, जिया यांग्यांग, तुमने मुझे क्यों फंसाया? तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? तुमने मुझे फंसाने के लिए यह ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाए। क्या हाओटियन के साथ मेरे बच्चे की मौत का कारण बनना काफी नहीं था? गोंद जुएर के शब्दों में निहित जानकारी अत्यंत प्रभावशाली थी। बहुत से लोग वहां जमा हो गए। शिया यांग्यांग को चक्कर आ रहा था, लेकिन उसने शांत भाव से जवाब दिया, मैंने यह ऑडियो नहीं बनाया।
जहां तक आपको फंसाने की बात है, सच्चाई तो आप ही जानते हैं। लू हाउटियन भी धीरे धीरे पास आ रहा था। उसकी निगाहें इतनी ठंडी थीं कि लोगों को कँपकँपी छूट जाती थी। गोंद जुएर जानती थी कि लू हाउटियन को उस पर शक होने लगा है। उसने झट से कहा, हाउटियन, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, मैंने सचमुच तुम्हारे बच्चे को जन्म दिया है। तुम जानते हो कि यांग्यांग मुझसे नफरत करती है क्योंकि मैंने तुम्हें उससे छीन लिया था। इसलिए उसने न केवल हमारे बच्चे की मौत का कारण बनी बल्कि मुझे इस तरह फंसाया भी। हाउटियन, तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। लू हाउटियन ने गोंद जुएर की ओर नहीं देखा बल्कि जिया यांग्यांग से पूछा, क्या तुमने ऐसा किया? शिया यांग्यांग को ऐसा लगा जैसे उसके सिर से लेकर पैर तक बर्फीले पानी की बाल्टी उड़ेल दी गई हो। क्या लू हाउटियन को भी उस पर शक था? हाँ, लू हाउटियन पहले यह मानती थी कि गोंद जुएर की मृत्यु के लिए वही जिम्मेदार थी। वो नहीं, मैं थी। भीड़ के पीछे से एक धीमी और शांत आवाज आई। आवाज ठंडी लेकिन स्थिर थी, मानो उसमें जन्मजात राजसी गरिमा झलक रही हो। ये गु परिवार के युवा स्वामी गु किचेन थे। लू झेंगहाई और लियू शिनरू भी वहां पहुंचे थे। गु किचेन लू झेंगहाई के पास गई और बोली, लू अंकल, ऑडियो मैंने ही लीक किया था, लेकिन उसमें लिखी बातें बिल्कुल सच हैं। लू परिवार और हमारे गु परिवार के बीच ज्यादा संबंध नहीं है। फिर भी लू अंकल इस शकल में मेरे कुछ गिने चुने वरिष्ठ लोगों में से एक हैं, जिनका मैं बहुत सम्मान करती हूँ। जब मुझे सच्चाई पता चली तो मैं चुपचाप लू परिवार को एक शातिर लड़की के हाथों में जाते हुए नहीं देख सकती थी। मैंने रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक कर दिया ताकि लू अंकल उसका असली चेहरा देख सकें। मुझे उम्मीद है कि लू अंकल मुझे दोष नहीं देंगे। वीडियो लीक होने के कारण लू परिवार की भव्य सगाई की दावत की रौनक फीकी पड़ गई थी। हालांकि अगर यह खुलासा सच था तो वे एक लड़की के बहकावे में आने के बजाय सच्चाई उजागर करने के लिए गु किचेन की सराहना करेंगे। गोंद जुएर को कभी उम्मीद नहीं थी कि गु किचेन इस समय आगे आएंगे। गोंद जुएर ने कहा, वह जिया यांग्यांग के साथ मिलीभगत कर रहा है। जिया यांग्यांग उसकी रखैल है। वे दोनों मिलकर मुझे फंसाने की साजिश रच रहे हैं। गु किचेन की आवाज ठंडी और स्पष्ट थी, श्रीमती गोंद, आपके इस बयान के लिए मैं मुकदमा करने का अधिकार सुरक्षित रखता हूं। हालांकि मैं, गु किचेन, कभी भी किसी अच्छे व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं करूंगा, लेकिन मैं किसी बुरे व्यक्ति को भी नहीं बख्शूंगा। गु किचेन ने अपना फोन उठाया, कॉल किया और बस 2 शब्द कहे, अंदर आ जाओ। इसके बाद एक व्यक्ति दरवाजे से अंदर आया। दरअसल कई लोग उन्हें जानते थे। वे रुयान अस्पताल के मुख्य स्त्री रोग विशेषज्ञ झोंग जियानिक्सिन थे। वह काफी प्रसिद्ध थे, हालांकि उन्हें सर्वश्रेष्ठ के रूप में ख्याति प्राप्त नहीं थी। झोंग जियानिक्सिन पास आकर बोला, सुश्री गोंद, मुझे बहुत खेद है। एक डॉक्टर होने के नाते मैं अपने नैतिक मूल्यों के विरुद्ध नहीं जा सकता। आपके गर्भावस्था और गर्भपात के झूठे रिकॉर्ड बनाने का मुझे बहुत पछतावा है। इन दिनों अपराधबोध के कारण मुझे दिन रात नींद नहीं आ रही है। इसलिए मैंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। अब मेरे पास एकमात्र उपाय यही है कि मैं सबको सच्चाई बताकर अपने अपराधबोध का प्रायश्चित करूं। मैं सुश्री गोंद को एक बार फिर सलाह देता हूं, आप अभी भी युवा हैं, अपने तरीके बदलने में कभी देर नहीं होती। गोंद जुएर ने अपना सिर हिलाया और अपने सामने खड़े लोगों के समूह की ओर इशारा करते हुए कहा, ये सब मिलकर मुझे फंसाने की साजिश रच रहे हैं। अध्याय 56, अध्याय 57:1। मैं तुमसे नफरत करता हूं, मैं तुमसे नफरत करता हूं, मैं तुमसे नफरत करता हूं। अनुवादक 54,96,90,339। झोंग जियानिक्सिन ने कहा, मेरे पास मिस गोंद की फाइलों का रिकॉर्ड है और मैंने सभी जाली दस्तावेजों का बैकअप ले लिया है। मेरे खाते में सुरक्षित पड़े 5 लाख रुपये ही सबसे बड़ा सबूत है। आपको बस भुगतान के स्रोत की जांच करनी है, इससे आपको पता चल जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। गोंद जुएर के चेहरे के भाव धीरे धीरे बिगड़ने लगे। झोंग जियानिक्सिन ने आगे कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मिस गोंद गर्भवती हैं या उन्होंने गर्भपात कराया है। इसकी पुष्टि अस्पताल में उनके गर्भाशय की जांच से की जा सकती है। यह ऐसी बात है जिसे झूठ या बनावटी तरीके से पेश नहीं किया जा सकता। और खड़े रहने में असमर्थ, गोंद जुएर कुछ कदम पीछे लड़खड़ा गई और अपने बगल वाली कुर्सी पर गिर पड़ी। लेकिन जैसे ही उसे कुछ याद आया, वह आगे बढ़ी और लू हाउटियन का हाथ पकड़ लिया। हाउटियन, कोई भी मुझ पर आरोप लगा सकता है, लेकिन तुम नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, सचमुच तुमसे प्यार करती हूँ। इस बिंदु पर सच्चाई लगभग पूरी तरह से सामने आ चुकी थी। सभी लोग कानाफूसी करने लगे, ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि इतनी कम उम्र की लड़की में इतनी धूर्त योजनाएं और चालें हैं।
लियू शिनरू आगे बढ़ी और बोली, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी दुष्ट हो, यहाँ तक कि हमारे लू परिवार को भी छल करने की हिम्मत की, यांग्यान को फंसाने की लगभग कोशिश की। अच्छा हुआ कि अब हमें तुम्हारा असली रंग दिख गया। अगर हम तुम्हें अपने परिवार में शादी करने देते तो यह अपने घर में भेड़िए को बुलाने जैसा होता। बाकी सबने सहमति में आह भरी, लेकिन गोंद जुएर ने सब कुछ अनदेखा करते हुए लू हाओटियन का हाथ थाम लिया और बोली, हाओटियन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम ये जानते हो। मुझे छोड़कर मत जाना प्लीज। लू हाओटियन ने उसे ठंडे लहजे में देखते हुए कहा, गोंद जुएर, क्या गर्भपात का नाटक तुमने यांग्यान को फंसाने के लिए रचा था? झूठ बोलना बंद करो वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। रोते हुए गोंद जुएर ने जवाब दिया, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, मुझे तुम्हें यांग्यान छोड़ने के लिए मजबूर करना पड़ा। हाओटियन, हमारे बच्चे होंगे, जल्द ही होंगे, मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। लू हाओटियन अंततः क्रोधित हो गया और उसने जबरदस्ती अपना हाथ गोंद जुएर के हाथ से छुड़ा लिया। वह क्रोध से दहाड़ा, गोंद जुएर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? हे नागिन, मैं लू हाओटियन अब आधिकारिक तौर पर हमारी सगाई तोड़ रहा हूं। अब से गोंद जुएर और मेरे बीच कोई संबंध नहीं रहेगा। गोंद जुएर लगभग जमीन पर गिर पड़ी। उसने बेबस होकर लू हाओटियन के कपड़े कसकर पकड़ लिए और सबकी निगाहों को नजरअंदाज करते हुए बड़ी दयनीय आवाज में कहा, हाओटियन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। हमारी सगाई बस होने ही वाली है और हमें साथ में विदेश में पढ़ाई करनी है। तुमने वादा किया था, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन लू हाओटियन ने घृणा और क्रोध से भरी आंखों से गोंद जुएर को बेरहमी से धक्का देकर दूर कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे पहली बार गोंद जुएर उसके सामने खड़ी हुई थी। वह एक धनी उत्तराधिकारी था और उसकी नजरों में वह एक भिखारी मात्र थी। आज का दिन उसके जीवन का सबसे उज्जवल और चरम क्षण होना चाहिए था, लेकिन गु किचेन और शिया यांग्यांग ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अचानक गोंद जुएर मुड़ी और एक पागल औरत की तरह जिया यांग्यांग पर झपटी। जिया यांग्यांग, मैं तुम्हें मार डालना चाहती हूँ। लेकिन वह गु किचेन और लू हाओटियन दोनों के हाथों पकड़ी गई। गोंद जुएर जमीन पर गिर पड़ी जबकि दोनों पुरुष जिया यांग्यांग के सामने संरक्षक देवदूतों की तरह खड़े थे। क्रोधित होकर गोंद जुएर ने अपनी शादी की पोशाक फाड़ दी और बोली, शिया यांग्यांग, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुमने आज मुझे बर्बाद कर दिया और मैं तुम्हें इसका 1000 गुना, लाखों गुना बदला चुकाऊंगी। देखते रहो, मैं तुम्हें नरक में घसीट कर ले जाऊंगी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। गोंद जुएर बुरी तरह कांप रही थी और जिया यांग्यांग घटनाओं के अचानक मोड़ से इतना स्तब्ध था कि वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। गु युएचेन की आवाज धीमी और कठोर थी, अब भी तुम पश्चाताप करने से इनकार करती हो। तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से स्नातक हो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो सकता था, लेकिन मिस गोंद, तुमने ईर्ष्या को अपने ऊपर हावी होने दिया और अपनी अच्छी दोस्त को फंसा दिया। तुमने धीरे धीरे खुद को बर्बाद कर लिया है और इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। अध्याय 57, अध्याय 58, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? अनुवादक 54,96,90,339। गोंद जुएर खुद को रोक नहीं पाए, उसने अपना चेहरा ढक लिया और जमीन पर बैठकर रोने लगी। शिया यांग्यांग ने उसकी ओर देखा और उसका मन उस पहले दिन की यादों में खो गया जब उन्होंने एक दूसरे से बात की थी। ये प्रथम वर्ष की पहली शारीरिक शिक्षा की कक्षा थी, जहां सभी छात्रों के लिए खेल के जूते पहनना अनिवार्य था। उस समय स्कूल का नियम ये था कि अगर आपके पास खेल के जूते नहीं हैं, तो आपको सजा के तौर पर खेल के मैदान में खड़ा रहना पड़ता था। जब सभी लोग लॉकर रूम में जूते बदल रहे थे, तभी जिया यांग्यांग ने देखा कि गोंद जुएर एक कोने में अकेले रो रही है। शिया यांग्यांग ये पूछने के लिए पास गई कि क्या हुआ है। गोंद जुएर के साथ यह उनकी पहली बातचीत थी। गोंद जुएर ने उससे कहा कि उसके पास कोई स्पोर्ट्स शूज नहीं है और उसे निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा। उस दिन शिया यांग्यांग के पास जूते थे, लेकिन उसने उन्हें न पहनने का फैसला किया। उसे अभी भी याद था कि शिक्षक ने उन दोनों को बास्केटबॉल के घेरे के पास खड़े होकर सजा दी थी। गोंद जुएर ने उससे पूछा था, तुम्हारे पास जूते हैं, तुमने उन्हें पहना क्यों नहीं? शिया यांग्यांग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारा साथ देना चाहती थी। हम दोनों के साथ रहने से इतना बोरिंग नहीं होगा। उस समय शिया यांग्यांग ने कितनी सहजता से बात की थी। गोंद जुएर की आंखों में आंसू भर आए। यांग्यांग, क्या तुम मेरी दोस्त बन सकती हो? शिया यांग्यांग ने जवाब दिया, अब से हम सबसे अच्छे दोस्त हैं।
इसके बाद जिया यांगयांग ने अगले दिन गोंग जुएर के लिए नाइकी के स्पोर्ट्स शूज की एक जोड़ी खरीदने के लिए स्कूल के बाद मॉल का विशेष दौरा किया। गोंग जुएर उसके लिए नाश्ते में एक क्रेप लेकर आई थी जिसे उसने खुद बनाया था। अतीत के वे मासूम और खूबसूरत पल जो अब उसके दिमाग में छपे हुए थे, किसी फिल्म के दृश्यों की तरह उसकी आंखों के सामने कौंध गए। शिया यांगयांग का दिल दुख से भर गया। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उनका रिश्ता अपनी पवित्र शुरुआत से इस तरह की बुरी स्थिति में पहुंच जाएगा। समय और भाग्य वास्तव में क्रूर चीजें हैं जो लोगों और हर चीज को बदलने की क्षमता रखती हैं। शिया यांगयांग ने उस समय के बारे में सोचा जब उसकी मां ने उसे सुलेख सिखाया था और कविता की एक पंक्ति लिखी थी, रंगीन बादल आसानी से बिखर जाते हैं, कांच नाजुक होता है। उसने अपनी मां से इसका मतलब पूछा था। उसकी मां ने आह भरकर कहा, इस दुनिया की खूबसूरत चीजें हमेशा के लिए नहीं बनी रहती। शिया यांगयांग ने और कुछ नहीं कहा और मुड़कर चली गई, लेकिन लू हाओटियन ने उसका पीछा किया। सीजर इंटरनेशनल होटल के ठीक बगल में प्रसिद्ध चौक था। वहां लोगों का लगातार आना जाना लगा रहता था जिससे वह जगह जीवंत बनी रहती थी। शिया यांगयांग चौक में एक बेंच पर बेजान होकर बैठ गई। लू हाओटियन चलकर जिया यांगयांग के सामने रुक गया। शिया यांगयांग ने ऊपर उसकी ओर देखा, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अजनबी को देख रही हो। यांगयांग, मुझे क्षमा करें, लू हाओटियन ने कहा। शिया यांगयांग ने कहा, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, बल्कि असली पीड़ित तो आप ही हैं। लू हाओटियन ने कहा, मैंने गोंग जुएर से सगाई सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि मुझे डर था कि वह आपसे बदला लेगी और आपको नुकसान पहुंचाएगी। मैंने सगाई करने और उसे अपने साथ विदेश ले जाने का फैसला किया, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उसने गर्भावस्था की भी योजना बनाई थी। शिया यांगयांग ने केवल स्वीकृति की एक आवाज निकाली जिससे पता चला कि उसने उसे सुन लिया था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। लू हाओटियन काफी देर तक चुप रहा, फिर बोला, यांगयांग, क्या तुम मुझे इस बार माफ कर सकती हो? अब तुम्हें पता होना चाहिए कि पहले जो कुछ भी हुआ वह सब गोंग जुएर की योजना के अनुसार हुआ था। मैं बस उसका शिकार था। मैं तुम्हें भूल नहीं सकता, न ही तुम्हें जाने दे सकता हूँ। यांगयांग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शिया यांगयांग को ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके दिल में हजारों तीर चुभ रहे हों। लू हाओटियन हमेशा से ही मीठी मीठी बातें करता था। शिया यांगयांग को 10 साल से मैं तुमसे प्यार करता हूँ सुनने को मिलता रहा था, और वह हमेशा इसे स्वाभाविक मानती थी और उस पर विश्वास करती थी। लेकिन जिया यांगयांग ने इससे पहले कभी उसे इतने हताश और विनती भरे लहजे में बोलते नहीं सुना था। लू हाओटियन की आंखें लाल थीं। उसके साथ पला बड़ा ये बड़ा लड़का उसके सामने पहले कभी नहीं रोया था। शिया यांगयांग उसे देखती रही, जवाब देने में असमर्थ थी, उसका दिल दर्द से कांप रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, लू हाओटियन का दिल भी धीरे धीरे डूबता चला गया। लू हाओटियन ने कहा, यांगयांग, क्या हम पहले जैसी स्थिति में वापस जा सकते हैं? लू हाओटियन 2 सेकंड के लिए चुप रहा, फिर उसने दोबारा पूछा, यांगयांग, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? अध्याय 58, अध्याय 59, क्या तुम मुझसे डरते हो? अनुवादक 54,96,90,339। शिया यांगयांग को अतीत में कभी इस बात पर संदेह नहीं हुआ था कि वह लू हाओटियन से प्यार करती है। वे बचपन के दोस्त थे जिनका 10 साल पुराना रिश्ता था। लेकिन इस समय जिया यांगयांग को शब्द नहीं मिल रहे थे। काफी देर चुप रहने के बाद उसने आखिरकार कहा, मुझे नहीं पता। लू हाओटियन की आंखों में मानो कुछ बुझ सा गया था। गू किचेन की वजह से। शिया यांगयांग ने ईमानदारी से स्वीकार किया, हाँ लू हाओटियन, हम पीछे नहीं हट सकते। मुझे भूल जाओ और नए सिरे से शुरुआत करो। लू हाओटियन ने मुंह फेर लिया। शिया यांगयांग ने देखा कि उसके कंधे हल्के से कांप रहे थे और उसकी मुट्ठी भींची हुई थी। शिया यांगयांग को बेहद दुख हुआ। आंसू अनायास ही बहने लगे। जिया यांगयांग ने कहा, मुझे क्षमा करें, हाओटियन। रुंधे स्वर में लू हाओटियन ने कहा, तुम्हें खोने का कारण मैं ही था। ये मेरी गलती है, यांगयांग, अब से तुम्हें खुश रहना चाहिए। अलविदा। लू हाओटियन और दूर हट गया। शिया यांगयांग ने उसकी आकृति को धीरे धीरे अंधेरे में गायब होते देखा। शिया यांगयांग को महसूस हो रहा था कि जिस लड़के को उसने 10 साल का स्नेह दिया था, वह भाग्य द्वारा धीरे धीरे उसके जीवन से छीन लिया जा रहा है। 10 साल तक उनके बीच मतभेद और अलगाव होते रहे थे, लेकिन जिया यांगयांग जानती थी कि इस बार यह पूर्ण अलगाव था। शिया यांगयांग फूट फूट कर रोने लगी और अंधेरे में बेकाबू होकर रोने लगी। शिया यांगयांग को पता नहीं चला कि वह कितनी देर तक रोती रही, तभी उसके बगल से गू किचेन की कोमल आवाज सुनाई दी। गू किचेन ने कहा, शिया यांगयांग, मैं भी इंसान हूं।
तुम्हें इतनी तकलीफ में देखकर मुझे भी जलन हो रही है। शिया यांगयांग ने अपना सिर उठाया और धुंधली दृष्टि के बीच उसने देखा कि गु किचेन उसे एक भूरे रंग का चेकदार रुमाल दे रहा है। शिया यांगयांग ने उसे लिया, अपने आंसू पोंछे और फिर अपना सिर नीचे करके चुप रही। गु किचेन ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम दोनों के बीच गहरे प्रेम संबंध थे, लेकिन बिछड़ना विकास का एक अनिवार्य सबक है। तुम दोनों की मुलाकात गलत समय पर गलत व्यक्ति से हुई, बिल्कुल उसकी तरह। ऐसी गलती को देर सवेर सुधारना ही पड़ता है, इसलिए अब तुम मुझसे मिले। शिया यांगयांग ने रोना बंद कर दिया, उसकी आंखों में थोड़ी उलझन थी। आपको कैसे पता चलता है कि आप सही समय पर सही व्यक्ति हैं? गु किचेन ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें रोने नहीं दूंगा। कुछ देर बाद गु किचेन ने कहा, बेशक, जब तक कि यह बिस्तर में न हो। शिया यांगयांग चौंक गई, फिर उसने प्रतिक्रिया दी। वह शर्म से लाल हो गई और उसे मारने के लिए आगे बढ़ी। वह बहुत परेशान थी और वह अब भी उससे छेड़छाड़ करने के मूड में था। लेकिन गु किचेन के मजाक के बाद जिया यांगयांग को काफी शांति महसूस हुई। गु किचेन सही थी, अलगाव विकास का एक अनिवार्य हिस्सा है। अपनी मां की मृत्यु की तरह, लू हाओटियन को अपने जीवन से अलग करने की तरह उसे आगे बढ़ते रहना होगा। जब शिया यांगयांग पूरी तरह शांत हो गईं, तो उन्होंने पूछा, आपने गोंग जुएर का रहस्य कैसे खोजा, रिकॉर्डिंग कैसे प्राप्त की, और यहां तक कि शादी के रिसेप्शन में इसे सार्वजनिक रूप से चलाने में कैसे कामयाब हुए? गु किचेन ने जवाब दिया, यह मुश्किल नहीं है। अगर वह सचमुच गर्भवती होती, तो उसकी अक्ल उसे बता देती कि लू परिवार का सबसे बड़ा बेटा तुम्हें फंसाने से ज्यादा अहमियत रखता है। इस सुराग का पीछा करके जल्दी से पता लगाना आसान है। असल में कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। मैंने जोंग जियानेक्सिन के बयानों के आधार पर एक रिकॉर्डिंग बनवाई थी। शादी के दौरान इसे प्रसारित करना तो और भी आसान था। मैंने एक हैकर को शादी की तैयारियों के कंप्यूटर सिस्टम पर कब्जा करने के लिए कहा था। शिया यांगयांग अवाक रह गई, क्या ये रिकॉर्डिंग तुमने ही जाली बनाई थी? भले ही रिकॉर्डिंग जाली थी, लेकिन सामग्री जाली नहीं थी। मैंने पहले भी कहा है, गोंग जुएर जैसी लोगों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनके कुकर्मों का बोझ उन्हीं पर डाल दिया जाए। चूंकि उन्होंने लगातार 3 बार आपको धोखा देने की कोशिश की है, इसलिए उन्हें भी वही अंजाम भुगतना चाहिए। जब गु किचेन ने ये शब्द कहे तो उनकी आवाज शांत थी, लेकिन जिया यांगयांग को रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल गु किचेन ने पहले ही सब कुछ स्पष्ट रूप से जांच लिया था और इस मामले को निजी तौर पर सुलझाया जा सकता था। लेकिन गु किचेन ने आज तक इंतजार किया, गोंग जुएर की सगाई पार्टी में। इस घोषणा के साथ ही गोंग जुएर का सारा जीवन बर्बाद हो गया। शिया यांगयांग ने कहा, गु किचेन, मुझे एहसास हो गया है कि मुझे कभी भी आपसे पंगा नहीं लेना चाहिए, आप बहुत निर्दयी हैं। गु किचेन ने लापरवाही से जिया यांगयांग की ओर देखा, क्या तुम मुझसे डरते हो? अध्याय 59, अध्याय 60, जिया यांगयांग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अनुवादक 54,96,90,339। शिया यांगयांग ने गहरी सांस ली, तुम आदमखोर बाघ तो नहीं हो, मैं तुमसे क्यों डरूंगी? गु किचेन हल्के से हंसते हुए बोला, मैंने तुमसे दावत पर ले जाने का वादा किया था, लेकिन मैंने देखा कि तुमने आज रात ज्यादा कुछ नहीं खाया। चलो कुछ खाने चलते हैं। शिया यांगयांग का खाने का मन नहीं था, लेकिन गु किचेन के दबाव में आकर उसने थोड़ा खाना खा लिया। अगले दिन जब शिया यांगयांग स्कूल गई तो उसने तरह तरह की अफवाहें सुनी। गोंग जुएर ने अपनी शादी में कई सहपाठियों को आमंत्रित किया था, इसलिए पिछली रात की घटनाओं ने पहले ही हलचल मचा दी थी। किसी ने तो पूरी घटना को अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड कर लिया और उसे स्कूल फोरम पर पोस्ट कर दिया। वीडियो में गोंग जुएर घुटनों के बल बैठकर लू हाओटियन से माफी मांगती हुई दिखाई दे रही थी। वह बेहद विनम्र और दयनीय लग रही थी। शिया यांगयांग की मुलाकात पत्रकारिता के अन्य छात्रों से हुई। वे सब इकट्ठा होकर बोले, यांगयांग, तुम गोंग जुएर जैसी लड़की की दोस्त थी। तुमने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, लेकिन उसने तुम्हारा प्रेमी छीन लिया और तुम्हें बुरी तरह फंसा दिया। हमें पूरा यकीन है कि उसी ने तुम्हारे बारे में ये अफवाहें फैलाई थी कि तुम कई पुरुषों के साथ संबंध रखती हो। हमने तुम्हें गलत समझा। हाँ, गोंग जुएर वाकई बहुत बुरी है। हम सबने पहले सोचा था कि वह किसी अमीर परिवार की लड़की है, लेकिन उसने इतने घिनौने तरीकों से यह मुकाम हासिल किया है। वह हमारे स्कूल के लिए कलंक है। शायद आपको पता न हो, लेकिन गोंग जुएर को स्कूल से निकाल दिया गया है। प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक दोनों कल शादी में शामिल हुए थे और उन्होंने उसकी साजिशों को अपनी आंखों से देखा था। खबरों के मुताबिक उन्होंने लौटते ही उसे स्कूल से निकाल दिया। वह वाकई बदकिस्मत है।
इतनी खराब प्रतिष्ठा के साथ मुझे संदेह है कि कोई भी स्कूल उसे दाखिला देगा। विश्वविद्यालय की डिग्री के बिना उसका भविष्य खत्म हो चुका है। ये सब उसकी गलती है। अगर उसके जैसी कोई सफल हो जाती है तो वह दूसरों को केवल नुकसान ही पहुंचाएगी। जब भीड़ जोश से चर्चा कर रही थी तभी गोंद जुएर को डीन के कार्यालय से निकलते हुए देखा गया। वह अपना सामान धकेल रही थी और अपना बैग लिए खड़ी थी, जाहिर तौर पर स्कूल छोड़ने की तैयारी कर रही थी। जब गोंद जुएर ने जिया यांग्यान को देखा तो वह ठहर गई और रुक गई। जो छात्र पहले शिया यांग्यान के चारों ओर जमा थे वे सभी गोंद जुएर की ओर बढ़ गए। यू लिली ने कहा, क्या ये हमारी मालकिन लू नहीं है? आपको इतने बड़े और छोटे बैग खुद क्यों उठाने पड़ते हैं? लिली, तुम भूल गई, युवा स्वामी लू ने कल शादी में उससे संबंध तोड़ लिए थे। मैं भूल ही गई थी। किसी ने हर छोटी से छोटी बात का हिसाब लगाया था, लेकिन अंत में धिक्कार है, वह तो कुत्ते जितनी दयनीय है। तुमने तो अपनी सबसे अच्छी दोस्त गोंद जुएर को भी फंसा दिया। क्या तुम इंसान भी हो? ठीक है, बोलना बंद करो। ये यांग्यान की आवाज थी। भीड़ शिया यांग्यान का बचाव कर रही थी, लेकिन शिया यांग्यान के बोलते ही वे सब चुप हो गए। वेन शियाओचू वहां आए और यह सब देखकर उसने बाकी लोगों को वहां से भगा दिया। मुख्य भवन के सामने केवल जिया यांग्यांग और गोंद जुएर ही बचे थे। जब गोंद जुएर ने जिया यांग्यांग को देखा तो उसकी आंखों में घृणा भरी हुई थी, लेकिन जिया यांग्यांग शांत रही। शिया यांग्यांग ने पूछा, तुम्हारी आगे की क्या योजना है? मेरे पिताजी यून विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य को जानते हैं, शायद वे तुम्हारा तबादला वहां करवा सकें। गोंद जुएर ने झल्लाकर कहा, शिया यांग्यांग, यहां तुम्हारी झूठी सहानुभूति की कोई जरूरत नहीं है। गोंद जुएर ने ताना मारते हुए कहा, शिया यांग्यांग, तुम यहां मेरा मजाक उड़ाने आए हो, है ना? तुम्हें बहुत संतुष्टि हो रही होगी। मैं हार मानती हूं, लेकिन मैं गू किचेन से हारी हूं, तुमसे नहीं, शिया यांग्यांग। सिर्फ इसलिए कि मैं अभी उससे लड़ नहीं सकती, इसका मतलब यह नहीं कि मैं भविष्य में नहीं लड़ पाऊंगी। मैं, गोंद जुएर, कसम खाती हूं कि एक दिन मैं तुम सबको 1000 गुना बदला जरूर लूंगी। शिया यांग्यांग, मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। गोंद जुएर लगभग अपने दांत पीस रही थी, उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया था। शिया यांग्यांग को लगा कि अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। गोंद जुएर ने कैंपस छोड़ दिया था, अपनी जिंदगी छोड़ दी थी, और जिया यांग्यांग ने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन उस समय जिया यांग्यांग को यह पता नहीं था कि भाग्य एक चक्रीय हाथों की जोड़ी है, जो सही और गलत को अंतहीन रूप से घुमाती रहती है। अध्याय 60, अध्याय 61, कार दुर्घटना। अनुवादक 54,96,90,339। उसके बाद के दिन बेहद शांतिपूर्ण रहे। उसे पता भी नहीं चला और जून का महीना आ गया। गू किचेन अभी भी अक्सर व्यापारिक सिलसिले में बाहर रहते थे, और जिया यांग्यांग को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उन पर उसकी निर्भरता बढ़ती जा रही है। गू किचेन की प्रत्येक व्यावसायिक यात्रा के पहले दिन जिया यांग्यांग उनके लौटने तक के दिनों को गिनती थी। लेकिन इस बार शायद वह पहले कभी इतने लंबे समय तक घर से दूर नहीं रहे थे, पूरा एक सप्ताह, और उनके लौटने की कोई निश्चित तारीख भी नहीं थी। वेन शियाओचू ने टिप्पणी की कि वह पूरे दिन उदास, चुप और विचारों में खोई हुई लग रही थी, मानो वह प्रेम में डूबी हुई हो। वास्तव में शिया यांग्यांग को ये स्वीकार करना पड़ा कि वह गू किचेन को बहुत याद कर रही थी, उसके संदेशों का इंतजार कर रही थी, उसके फोन कॉल का इंतजार कर रही थी। भले ही संदेश में केवल 1 या 2 शब्द ही क्यों न हो, जिया यांग्यांग लंबे समय तक मुस्कुराते हुए अपने फोन को देखती रहती थी। वेन शियाओचू को गंभीरता से संदेह था कि वह प्यार में है। शिया यांग्यांग ने इससे इनकार नहीं किया। आज सप्ताहांत था और उसे पूरे दिन गू किचेन से कोई संदेश नहीं मिला था, जिससे जिया यांग्यांग विशेष रूप से निराश महसूस कर रही थी। वह दोपहर करीब 3 बजे पुस्तकालय से निकली, उसका इरादा घर जाकर सोने का था। घर जाते समय साइकिल चलाते हुए ध्यान भटकने के कारण वह लगभग एक काली सेडान कार से टकरा गई। जब कार रुकी तो जिया यांग्यांग डर के मारे उछल पड़ी, क्योंकि उसने देखा कि उसकी साइकिल से कार के पिछले फेंडर पर खरोंच के निशान पड़ गए थे। कार का ब्रांड मेबैक देखते ही जिया यांग्यांग का मनोबल और भी गिर गया। ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला और तुरंत उस पर आरोप लगाते हुए बोला, युवती, तुम बिना ध्यान दिए साइकिल चला रही थी, अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार थी। शिया यांग्यांग ने तुरंत माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सावधान नहीं थी। मैंने कार पर खरोंच लगा दी। ड्राइवर ने सुना, देखा, वाकई खरोंच थी, और उसने पलटकर कहा, क्या तुम इस गाड़ी का खर्च उठा सकती हो? मैं तुम्हें बता दूं, तुमने बहुत गड़बड़ कर दी है। इस गाड़ी को देखो।
तुम एक छोटी बच्ची, भला इसका खर्च कैसे उठा सकती हो? तब जिया यांग्यांग ने सुझाव दिया, अगर हम पुलिस में शिकायत कर दें तो कैसा रहेगा? हम आधिकारिक प्रक्रिया से गुजरेंगे और पता लगाएंगे कि कितना खर्च उठाना पड़ेगा, और मैं इसकी जिम्मेदारी ले लूंगी। अरे बच्ची, ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं। क्या तुम्हें पता है कि इस कार की कीमत मेरे मालिक को कितनी पड़ी? श्रीमान झेंग। कार की पिछली सीट से एक गहरी आवाज सुनाई दी। तभी जिया यांग्यांग ने कार की पिछली सीट पर बैठे एक युवक को देखा। उसने धूप का चश्मा पहन रखा था और वह उसके चेहरे की विशेषताओं को ठीक से नहीं देख पाए, लेकिन उसकी नुकीली आकृति और शांत स्वभाव ने उसे तुरंत बता दिया कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। श्री झेन के नाम से जाने जाने वाले ड्राइवर ने जल्दबाजी में उस व्यक्ति से बातचीत शुरू की और उसे स्थिति के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। दूर से शिया यांग्यांग इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद श्री झेन चलकर आए और बोले, मेरे मालिक के पास औपचारिक प्रक्रियाओं के लिए समय नहीं है। आपको मरम्मत शुल्क के रूप में 20,000 युआन देने होंगे। सौभाग्य से हमारे मालिक आज आप पर कोई दोष नहीं निकाल रहे हैं। अगर वह इस कार को नहीं जानती तो 20,000 युआन मांगना जबरन वसूली माना जा सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से जिया यांग्यांग इस कार से परिचित थी और वह जानती थी कि इस मामले को निजी तौर पर सुलझाना और 20,000 युआन का भुगतान करना वास्तव में उसके लिए सस्ता सौदा था। शिया यांग्यांग ने यह बात मान ली और कहा, ठीक है, लेकिन 20,000 कोई छोटी रकम नहीं है और मैं तो बस एक छात्र हूँ। मुझे 1 महीने का समय दीजिए, मैं 1 महीने के अंदर यह रकम चुका दूंगा। श्री झेंग ने एक बार फिर पीछे की सीट पर बैठे व्यक्ति से सलाह ली। फिर श्री झेंग आए और जिया यांग्यांग को एक बिजनेस कार्ड देते हुए बोले, यह मेरे मालिक का कार्ड है जिसमें उनका नंबर है। जब आपके पास पैसे तैयार हो जाएं, तो उन्हें फोन कर देना, वे आपको बैंक खाते की जानकारी दे देंगे। शिया यांग्यांग ने कार्ड स्वीकार किया और सिर हिलाया। श्री झेंग ने एक और बात जोड़ते हुए कहा, जब तक जरूरी न हो मेरे मालिक को फोन मत करो, वह बहुत व्यस्त रहते हैं। जिया यांग्यांग ने फिर सिर हिलाया। जब श्री झेंग कार में वापस लौटे तो वे ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाए कि अपने इतने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद गुरुजी ने इस लापरवाह लड़की से जुड़े इतने छोटे से मुद्दे पर अपना समय और ध्यान क्यों दिया। कुछ देर बाद ही गाड़ी वहां से चली गई। फिर जिया यांग्यांग ने कार्ड पर एक नजर डाली। कार्ड काफी सरल था, जिसमें सुनहरे अक्षरों में केवल नाम और मोबाइल नंबर अंकित थे। शेन शिचुआन। शिया यांग्यांग को वह नाम किसी तरह परिचित क्यों लगा। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।